हेलो दोस्तों, स्वागत आपका और एक न्यू एजुकेशनल वीडियो में। तो दोस्तों, इसके पहले वाले पार्ट में हमने देखा था अध्याय 1 भारत के संसाधन के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो कि आपको 2 अंक और 3 अंक के लिए परीक्षा में पूछे जाते हैं अध्याय 1 भारत के संसाधन से। तो चलिए जो है हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों, इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि मृदा अपरदन है क्या, क्योंकि जब तक हम मृदा अपरदन को नहीं समझेंगे हम उसका उत्तर परीक्षा में नहीं लिख सकते हैं। तो मृदा अपरदन को समझने के लिए सबसे पहले हम कुछ पिक्चर्स देख लेते हैं जो कि मृदा अपरदन को रिलेटेड करती है। देखिए दोस्तों, यह है पिक्चर नंबर 1, जिसमें कुछ जंगल दिया है, कुछ नदी दी है और मिट्टी का थोड़ा सा भाग कटा हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से हम और 2-3 पिक्चर देखेंगे, उसके बाद हम निष्कर्ष लेकर बताएंगे कि मृदा अपरदन होता क्या है। देखिए दोस्तों, ये हमारी पिक्चर नंबर 2, जिसमें जो है पानी के कारण कुछ मिट्टी का भाग बहकर जा रहा है। अब दोस्तों, ये हमारी पिक्चर नंबर 3, जिसके कारण एक जो है पत्थर हमें एक छतरीनुमा आकार का दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, हमने आपको 3 पिक्चर्स दिखाई जो तीनों मृदा अपरदन को रिलेटेड करती है। जैसे देखिए, पहली पिक्चर में हवा और पानी के कारण कुछ भाग जो है कटा हुआ है, मिट्टी का कुछ भाग जो ऐसा लग रहा है कि किसी ने काटा है। वही अगर हम दूसरी पिक्चर में देखें तो पानी के बहने के कारण जो है मिट्टी बहकर जा रही है। और तीसरी पिक्चर में जो पत्थर हमें छतरीनुमा दिख रहा है वो छतरीनुमा हुआ है हवा के कारण, अर्थात हवा की वजह से वो पत्थर के चारों ओर का क्षेत्रफल कट गया है और वो इस प्रकार से हो गया है। अर्थात इसका अर्थ यह है कि मृदा अपरदन हवा पानी के कारण भूमि के कटने को कहते हैं, या किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण भूमि का वह भाग जो कट जाता है उसे हम कहते हैं मृदा अपरदन। तो चलिए हम ये पिक्चर को हटाते हैं और हमारे प्रश्न पर वापस आते हैं। तो हमने जो तस्वीरों में पढ़ा वही यहाँ पर उत्तर में लिखा है। तो देखिए, समझिए उत्तर में क्या लिखा। तो दोस्तों, यहाँ पर उत्तर में लिखा है, प्राकृतिक शक्तियों में बहता हुआ जल, नदियाँ एवं हवा तथा मानव की विध्वंस तक प्रकृति से किसी भूभाग का मृदा आवरण नष्ट हो जाता है। तो आप इस चीज को पकड़िए, मृदा आवरण नष्ट हो जाता है। अर्थात ये वही चीज है कि भाई जल के द्वारा, नदियों के द्वारा, हवा के द्वारा या मानव की घटनाओं के द्वारा मृदा के आवरण का नष्ट होना मृदा अपरदन कहलाता है। तो यही उसका उत्तर है। उम्मीद करता हूँ आपको पहला प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न है, मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा याद करें तो हमने पहले प्रश्न में पढ़ा था मृदा अपरदन, जिसमें जो है मिट्टी का कटाव होता था। लेकिन यहाँ पर हमें पूछा है मृदा संरक्षण, अर्थात हम कॉमन सेंस लगाकर बता सकते कि पहले प्रश्न में जो मिट्टी का कटाव होता था उसी को बचाना मृदा संरक्षण कहलाता होगा। अर्थात जब हम उत्तर पढ़ते हैं कि मृदा संरक्षण एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए मृदा के अपरदन या क्षय को रोकना ही मृदा की दशाओं में सुधार लाता है। अर्थात अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो मृदा संरक्षण की परिभाषा तो हम कह सकते हैं कि मृदा अपरदन को रोकना ही मृदा संरक्षण कहलाता है। इसलिए इसका आंसर भी बिल्कुल सिंपल है कि भाई मृदा अपरदन को रोकना ही मृदा संरक्षण कहलाता है। बस इतना सा इसका आंसर है, और अगर आप कुछ उसमें लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न हमारा, भूमि जल पाने के स्रोत क्या है, यानी कि हम भूमि के अंदर से जो जल निकालते हैं वो किन किन चीज़ों के द्वारा हम निकालते हैं। तो भाई ये तो बहुत सरल है, भूमि से हम कुओं के द्वारा निकालते हैं, ट्यूबवेलों द्वारा निकालते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे भूमि जल पाने के मुख्य स्रोत है कुएं और ट्यूबवेल। बस इतना ही आपको लिखना है, क्योंकि ये 2 अंक के लिए पूछा जाता है, मोस्ट टाइम पे प्रश्न है। चलिए तो देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 4। तो दोस्तों, हमारा प्रश्न 4 है, संशोधित वन नीति 1988 का मुख्य आधार क्या था। इसका अर्थ है कि संशोधित वन नीति जो 1988 में बनाई गई थी वो किस चीज़ों के लिए बनाई गई थी। तो ये भी काफ़ी सरल चीज़ है। जब वनों के लिए कोई भी नीति लाई जाती है तो वह पर्यावरण में स्थिरता लाने के लिए, जीव जंतु वनस्पति की रक्षा करने के लिए एवं लोगों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने के लिए ही लाई जाती है कोई सी भी वन नीति। अर्थात अगर हम गौर करें तो सभी वन नीति एक दूसरे से कहीं ना कहीं मेल खाती है। तो तीनों चीज़ें आपको बिल्कुल याद कर लेनी है कि पर्यावरण में स्थिरता लाना, जीव जंतुओं एवं वनस्पति जैसी प्राकृतिक धरोहरों की हिफाजत करना, लोगों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी करना 1988 की नीति का मुख्य आधार था। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है, मानव जीवन में मृदा का क्या महत्व है, समझाइए। अब भाई यहाँ पर तो प्रश्न बड़ा ही सिंपल पूछा गया है कि हमारे जीवन में मिट्टी का क्या महत्व है। तो ये तो हर कोई बता सकता है कि हमारे जीवन में मिट्टी का क्या महत्व है। मिट्टी से हम खेती करते हैं, मिट्टी में हम अनाज उगाते हैं, कपास उगाते हैं, जिससे हमें जो है कपड़े प्राप्त होते हैं, भोजन प्राप्त होता है। और भाई हम दुनिया के जितने भी खनिज निकालते हैं वे मिट्टी से ही तो निकालते हैं।
दुनिया में जितने भी घर बने हुए हैं वे सभी मिट्टी के बने हुए हैं, सभी पशु मिट्टी से उगा हुआ घास खाते हैं। इसलिए हम इस प्रश्न का उत्तर मन से भी तो लिख सकते हैं। इसलिए हम इस प्रश्न को स्किप कर देंगे, क्योंकि मिट्टी का क्या महत्व है ये तो हम सभी बता। तो भाई हमारा अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी में अंतर बताइए। तो दोस्तों, लाल मिट्टी लेटराइट मिट्टी में अंतर भी काफ़ी सरल है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसे कठिन बनाती है। तो चलिए उन चीज़ों को हम समझ लेते हैं। दोस्तों, आप ये चित्र को ध्यान से देखिए, ये कौन सी मिट्टी है? तो ये जो है ये लाल मिट्टी है। ठीक, तो इसी प्रकार से हम लेटराइट मिट्टी का भी चित्र देख लेते हैं। अब दोस्तों, दूसरे नंबर का चित्र आप देखिए, यह है लेटराइट मिट्टी। खा गए ना धोखा, क्योंकि दोनों मिट्टियाँ आपस में कहीं ना कहीं मेल खाती है, दोनों एक समान दिखती है, इसलिए थोड़ा इनके अंतर को बताना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो चलिए हम हमारे प्रश्न पर वापस चलते हैं। तो भाई, अगर हम हमारे प्रश्न की पहली लाइन में लाल मिट्टी का पहला अंतर देखें तो वो देखिए क्या कहता है कि यह मिट्टी शुष्क और तर जलवायु में प्राचीन रवेदार और परिवर्तित चट्टानों के टूट फूट से बनती है। और दोस्तों, वही अगर हम लेटराइट मिट्टी का पहला पॉइंट देखें तो यह हमें कहता है यह मिट्टी शुष्क तर मौसम में लेटराइट चट्टानों के टूटने से बनती है। तो दोस्तों, अगर आप इसको याद करना चाहते हैं तो आपको बस यह याद रखना है कि जो लेटराइट मिट्टी है वो लेटराइट चट्टानों के टूटने से बनती है, और जो लाल मिट्टी है वो लाल मिट्टी प्राचीन और रवेदार चट्टानों के टूटने से बनती है। इस प्रकार से हम पहला पॉइंट हमें याद हो जाता है कि लाल मिट्टी जो है प्राचीन चट्टानों के टूटने से बनती है और लेटराइट मिट्टी लेटराइट चट्टानों के टूटने से बनती है। तो चलिए देखते हैं हमारा दूसरा पॉइंट। तो हमारे लाल मिट्टी में दूसरा पॉइंट है, यह मिट्टी लाल भूरे चॉकलेटी पीले काले रंग की होती है। और वही अगर हम लेटराइट मिट्टी का पॉइंट देखें तो यह हमें कहता है यह लाल और सफ़ेद रंग की होती है। तो दोस्तों, दूसरे पॉइंट में भी हमें केवल कलर याद रखने की ज़रूरत है कि लाल मिट्टी लाल रंग की होती है, पीले रंग की होती है और काले रंग की होती है, जबकि जो लेटराइट मिट्टी होती है वो सिर्फ लाल और सफ़ेद रंग की होती है। तो चलिए हमारा दूसरा पॉइंट भी यहाँ पर याद हो जाता है। हमारा तीसरा पॉइंट है कि तत्वों के ऊपर कि कौन सी मिट्टी में कौन सा तत्व पाया जाता है, जो कि काफ़ी सरल है। आपको याद रखना है कि जो लाल मिट्टी होती है उसमें चूना, एल्यूमिनियम और लोहा होता है, जबकि जो लेटराइट मिट्टी होती है उसमें लोहा, ऑक्साइड और पोटाश की मात्रा अधिक होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा छठवां क्वेश्चन भी यहीं पर समाप्त होता है। अब देखते हैं हमारा सातवां क्वेश्चन। दोस्तों, हमारा सातवां प्रश्न है कि सामाजिक वानिकी योजना क्या है। इस चीज़ के ऊपर हम ऑब्जेक्टिव में डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको पता ही होगा सामाजिक वानिकी योजना क्या है। तो दोस्तों, सामाजिक वानिकी योजना एक ऐसी योजना थी जिसके अंदर का पेड़ लगाना था, सार्वजनिक स्थानों पर, स्कूलों में, कॉलेजों में पेड़ लगाना था। और हमने आपको कहा था कि सामाजिक वानिकी योजना को विश्व बैंक से जो है वित्तीय सहायता भी प्राप्त हुई थी। तो दोस्तों, अगर इस आधार पर अगर हम समझे तो सामाजिक वानिकी योजना का प्रश्न काफ़ी सरल है कि भाई इसके अंतर्गत स्कूलों कॉलेजों में पेड़ लगाना था, ये वृक्षारोपण की योजना थी और इसके लिए एक नारा भी विकसित किया गया था। इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। और इसमें विश्व बैंक से हमें इसके लिए पैसे भी मिले थे, यानी इसको वित्तीय सहायता प्राप्त हुई थी। तो इस प्रकार से सामाजिक वानिकी योजना का प्रश्न भी यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब देखते हैं हमारा प्रश्न 8वां। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, मृदा परिच्छेदिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो हमें सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि मृदा परिच्छेदिका होती क्या है। तो दोस्तों, आप इस चित्र को ध्यान से देखिए, दूसरे नंबर के चित्र को। इसमें दिख रहा है कि पृथ्वी की 4 लेयर है, पृथ्वी की नहीं, यह धरती की 4 लेयर। इसमें अलग अलग प्रकार की मिट्टियां हैं जिसको अलग अलग भागों में बांटा गया है, और हमें प्रश्न में इसी चित्र को बनाने के लिए कहा गया है। इसलिए मृदा परिच्छेदिका का नामांकित चित्र में वह चित्र बनाएंगे हम, और उसकी लेयर्स जिसके नाम है वो हम दे देंगे, और उसे जो है उत्तर में भी वही लिखेंगे। इस प्रकार से हमारा 8वां प्रश्न भी यहीं पर कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हमारा 9वां प्रश्न। हमारा 9वां प्रश्न है, वनों से होने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ कौन कौन से हैं। अर्थात दोस्तों, हमें बताना है कि वनों से हमें प्रत्यक्ष रूप से कौन से लाभ होते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से कौन से लाभ होते हैं। तो दोस्तों, ये प्रश्न भी काफ़ी सरल है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और थोड़ी सी अगर मेहनत करेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर भी आप काफ़ी आसानी से अपने मन से लिख सकते हैं, क्योंकि वनों से लाभ को लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। वनों से हमें रोजगार की प्राप्ति होती है, वनों से हमें लकड़ियों की प्राप्ति होती है, वनों से हमें सहायक उपजों की प्राप्ति होती है। और अप्रत्यक्ष रूप से हम बात करें तो वन जो है मिट्टी के कटाव को कम करता है, जलवायु को सम बनाए रख, बाढ़ नियंत्रण में सहायता करता है, और रेगिस्तान के प्रसार पर रोक भी लगाता है, और वर्षा करने में तो वन बहुत ही सहायक है। तो इस प्रकार से हम वनों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ लिख। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी के साथ हमारा जो है भारत के संसाधन अध्याय 1 यहीं पर कंप्लीट होता है। अब अगले वीडियो में हम अध्याय 2 भारत के संसाधन 2 पर चर्चा करेंगे।